हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का आपका अपना दोस्त संदीप शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड, और उसमें आपकी अकाउंटेंसी में जो कंपनी लेखे उनसे रिलेटेड अपन ने कल क्लासेस स्टार्ट कर दी है ना। इसके अलावा भी मैंने 11वीं की जो मेन जो चीजें थी, जिसमें आपके जो तलपट है, जिसमें आपके फाइनल अकाउंट है, जिसमें आपकी सहायक भैया है, जिसमें आपकी जो जनरल वगैरह है, उन तमाम जो टॉपिक है उन पे अपनी बात हो चुकी है। जिन साथियों ने अभी तक पहले वाली क्लासेज को वॉच नहीं किया है, उन सब से मेरा निवेदन है कि एक बार आप उन क्लासेज को जरूर देखें, और अगर आपको लगे कि भाई आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्लासेज जब वो फायदेमंद हो सकती है, तो आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं। और नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आलतू फालतू है, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मत देखें और चाहे इस परिवार के सदस्य मत बने। लेकिन एक बार मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप जरूर, जो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से, उसमें आप जो जो टॉपिक अपन ने करवा दिए हैं उनको एक बार आप जरूर देखें, और देखने के बाद ही आप फैसला करें कि अब आप क्या करने वाले हैं। क्या आपका जो टारगेट RES यानी गजेटेड ऑफिसर बनने का जो आप सपना देख रहे हो, क्या वो हमारे द्वारा पूरा हो सकता है? क्या हम जो चीज आपको बता रहे हैं, क्या वो आपके लिए सार्थक है, उपयोगी है? तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े और आपका बेनिफिट निश्चित रूप से होगा। ठीक है साथियों, बात कर रहे हैं कंपनी लेखे, कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने के बाद इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों को अपने को ध्यान में रखना, क्योंकि वो परिवर्तन है वो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट है वो अध्ययन करना है। एक छोटी सी क्लास, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाता है, मात्र 30 से 35 40 मिनट में आपको काम काम की बात है वो बताई जाती है। बाकी अनावश्यक बातें हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं की जाती है। सिर्फ रिक्वेस्ट जरूर की जाती है कि भाई आपको बढ़िया लगती है तो चैनल के साथ जोड़ने के साथ आप क्या बने, परिवार के सदस्य बन जाए। अब देखो, अपन बात करेंगे कंपनी लेखे की आगे की बातें। कल अपन ने देखा था कि भाई कंपनी अधिनियम की अपन ने परिभाषा देखी थी, ओपीसी कंपनी देखी थी जो धारा आपकी 262 के तहत होती है। अपन ने निजी कंपनी देखी थी जो धारा 268 के तहत होती है। अपन ने सार्वजनिक कंपनी देखी थी जो धारा 271 के तहत होती है। अपन ने जो आपकी जो वित्तीय वर्ष है वो देखे थे, वित्तीय वर्ष धारा 240 में है ना। वित्तीय विवरण है वो 241 में है, वित्तीय वर्ष 241 में है, और वित्तीय विवरण 240 में है, और विदेशी कंपनी है वो 242 में है। धाराएं हैं, इन धाराओं के बारे में अपन ने कल बात की थी। जिन्होंने उन क्लास को अभी तक नहीं देखा, एक बार पुनः निवेदन है वो देख लेना। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपन आगे। अब देखो, अपन बात करेंगे अंशों के प्रकार, टाइप ऑफ शेयर या काइंड्स ऑफ शेयर, अंशों के प्रकार। अब ये अंशों के प्रकार है वो किस में दे रखे हैं कि धारा जो 43 है, धारा 43 के अनुसार एक कंपनी की जो अंश पूंजी है, अंश पूंजी को दो प्रकार की होती है ना। उसे अपन क्या कहते हैं, एक तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और दूसरी समता अंश पूंजी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। इसको क्या कहेंगे अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल। पूर्वाधिकार अंश पूंजी और समता अंश पूंजी, ये दो प्रकार की पूंजी है, वो धारा 43 के तहत दी गई। किसके तहत? धारा 43 के तहत है वो दी गई, है ना। अब देखो, अपन पहले बात करेंगे पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस। पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें दो पूर्वाधिकार प्राप्त यानी पहले अधिकार प्राप्त होते हैं, पूर्व अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे अपन पूर्वाधिकार कहेंगे। अब ये दो पूर्वाधिकार क्या होते हैं? नंबर एक है कि लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार, है ना। लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार जो कि समता अंशधारियों को
लाभांश भुगतान करने से पूर्व निश्चित राशि या निश्चित दर से परिकलित कर चुकाया जाता है। जो आपके प्रेफरेंस शेयर है उनको जब कंपनी लाभांश देती है तो उन्हें लाभांश समता अंशों से पहले यानी इक्विटी शेयर से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। उन्हें पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो एक अधिकार तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि भाई कंपनी के समापन के समय, है ना, कंपनी के समापन के समय समता अंशधारियों से पूर्व पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार भी इनके पास होता है। दो तरीके से अधिकार हो गए, एक तो समता अंशों से पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, और दूसरा होता है कि इस कंपनी का जब समापन होता है तो उसमें भी इन्हें समता अंशधारियों से पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होता है ना। तो ये दो राइट्स है वो इनके पास है, वो रखे गए, है ना। तो इन दो राइट्स का ये उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बात होगी। तो ये हो गए पूर्वाधिकार अंशों के दो अधिकार। अब देखो पूर्वाधिकार है, इनके अलग अलग है ना प्रकार बनाए गए, इसमें भी अलग अलग बनाए गए कि भाई पूर्वाधिकार में आपके पास कौन कौन से, है ना। तो देखो पहले अपन बात करेंगे पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना। अब देखो इसमें पहला दे रखा आपका असंचयी पूर्वाधिकार अंश, है ना, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। यानी इसमें क्या होता है कि जिन धारकों का जो बकाया लाभांश है वो क्या होता है, जिस वर्ष नहीं मिलता है तो वो आगे के वर्षों के लिए संचय नहीं होता। यानी इस साल जैसे मिल गया तो मिल गया, बाय द वे इस साल नहीं मिला तो ये नहीं होगा कि जो बकाया लाभांश है वो अगले साल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो असंचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को बकाया लाभांश को भविष्य में प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, यानी संचय नहीं होता है। मेरी बात समझ गए कि भाई असंचयी, संचय का मतलब क्या, एक इसके रिजर्व होता है। अब यहां पर क्या जब असंचय आ गया तो इनको क्या होता है कि भाई जिन धारकों का कोई लाभांश बकाया रह जाता है उन्हें भविष्य में प्राप्त करने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। दूसरा क्या होता है संचयी पूर्वाधिकार अंश, संचयी पूर्वाधिकार अंश क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। संचयी पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व अपने बकाया लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी इसमें क्या होता है कि मान लो किसी वर्ष किसी अंशधारी को लाभांश नहीं मिला, लाभांश नहीं मिला और फिर क्या हुआ कि अगले साल लाभांश वितरित किया जा रहा, तो समता अंशधारियों से पहले यानी इक्विटी शेयर से पहले ये जो संचयी पूर्वाधिकार अंश वाले हैं इनको उनका बकाया लाभांश है वो देना पड़ेगा। यानी पुरानो हिसाब है वो सल्टानो पड़ेगो, पुरानो लाभांश है वो चुकानो पड़ेगो और वो चुकाने के बाद ही समता अंशधारियों को लाभांश है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो संचयी और असंचयी में बात होगी, दोनों में कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे। अब आता है आपका 3 नंबर अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश यानी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अवशिष्ट भागी, अवशिष्ट क्या होता है कि यदि कंपनी के अंतर नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था की हो कि समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात शेष बचे लाभों में से पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है, तो उन्हें अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। कुल मिला के बात यही है कि जैसे मान लो आपने पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दे दिया, कहां से, लाभों में से, फिर आपने समता अंशधारियों को लाभांश दे दिया, कहां से, लाभों में से, फिर भी आपको लगता है कि भाई लाभ ज्यादा है, तो अगर ये अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश है तो इन्हें और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है वो मिल जाता है। यानी
ये और लाभांश है वो प्राप्त है वो कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है आपके अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, जिसको लाभांश है प्राप्त करने के बाद, समता अंशधारियों के बाद एक बार पुनः लाभांश प्राप्त करने का भी मौका मिलता है। चौथा क्या है, अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, है ना, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होते हैं कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात शेष बचे लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है ना। जस्ट इसके विपरीत हो गया, अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंशधारी है, उनको समता अंशधारियों को लाभांश देने के बाद जो बचा लाभ होता है उस पे इनको लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, और जो अनावशिष्ट भागी होते हैं उनको लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। किससे? समता अंशों के बाद बचे हुए। पहले तो है इनको समता अंशों से तो पहले लाभांश प्राप्त करते हैं, लेकिन समता अंशों को लाभांश देने के बाद कुछ बच जाता तो उस पे इन्हें लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, है ना। अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है साथियों, बात हुई क्लियर। इसके बहुत सारे अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेके आएंगे और फटाफट लाइव सेशन चलेगा, आप लगातार जोड़ते जाओ और उसमें आप ही सवाल पढ़ोगे और आप ही आंसर दोगे फटाफट, है ना। कब दोगे? जब अपन डिस्क्रिप्टिव सारी चीज पढ़ लेंगे, क्योंकि मेन चीज क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव होती है, और जब ये चीज अपन पढ़ लेते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं होती है। ठीक है, तो अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। आगे आता है 5 नंबर आपका परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। क्या आता है? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को यह अधिकार प्रदान किया जाता है ना। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वो एक निश्चित तिथि तक अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इनके पास क्या होता है? मौका होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद ये अपने पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में कन्वर्ट करवा सकते हैं, परिवर्तित करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इन्हें परिवर्तित करवाने का मौका दिया जाता है। ठीक है, हो गई बात। तो ये हो गया आपके परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। 6 नंबर पॉइंट आता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस से। क्या आ गया? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस से। इसमें क्या है कि अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं होता है। यानी जो आपके अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश है, इन्हें आप किसमें? समता अंशों में परिवर्तित नहीं करवा सकते, समता अंशों में आप चेंज नहीं करवा सकते, है ना। ये आपके पूर्वाधिकार में ही रहेंगे। तो परिवर्तनीय दोनों हो गए। 3 चीज क्लियर हो गई कि भाई संचय वाले कौन से होते हैं और असंचय कौन से होते हैं, है ना। फिर आपके अवशिष्ट और अनावशिष्ट कौन कौन से होते हैं, फिर आपके हो गए परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय कौन से होते हैं, है ना। इनके बारे में अब डाउट क्लियर हो गया। अब किसी प्रकार का डाउट नहीं है ना कि भाई परिवर्तनीय क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय क्या होते हैं, अवशिष्ट क्या होते हैं, अनावशिष्ट क्या होते हैं। अब इसमें किसी प्रकार का संशय आपको नहीं रखना। ये चीजें आपके दिमाग में एक बार निकल जाएगी ना, है ना। दिमाग में भाई अंदर में से भाई अपना कंप्यूटर है, फोटोस्टेट मशीन है, इसमें से निकल गई, ठीक है, फिर अपने को कॉन्फिडेंट आ जाता है कि ये चीज तो अपन की पढ़ी हुई है। ठीक है, 7वां भाग आता है इसका शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, यानी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसमें क्या होता है कि भाई पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन, है ना, या भुगतान कंपनी द्वारा एक निश्चित तिथि को या उससे पूर्व किया जा सकता है, उन्हें शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। शोधन का मतलब क्या? रिडम्पशन, यानी जब अपन शेयर लेते हैं तो अपन रिसिप्ट करते हैं, है ना,
कंपनी शेयरों का जारी करती है, और जब वापस जमा करवाते हैं तो कंपनी उनका शोधन करती है। तो ये वो अंश होते हैं जिनको एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित तिथि पर या उससे पूर्व, है ना, अपने अंशों का शोधन वो करवा सकती है और वो राशि प्राप्त कर सकती है। ठीक है। 8वां पॉइंट इसी का, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश यानी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या होता है कि भाई अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन कंपनी के समापन पर ही किया जाता है ना। यह प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन से अंश है जिनका शोधन कंपनी के समापन पर ही किया जाता है, तो वो आपके अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश होंगे जिसका शोधन कंपनी के समापन पर ही किया जा सकता है, और ये आपके अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन की अनुमति प्रदान नहीं करती है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना। कंपनी पहले ये था, कंपनी अधिनियम 1956 में ये था, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद कंपनी ने बंद कर दिया कि भाई अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का आप निर्गमन नहीं कर सकते, उनमें निर्गमन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की जो बात है वो कंपनी द्वारा की गई है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। ठीक है। तो शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश दोनों का जो अर्थ है वो आप समझ गए होंगे, है ना। दोनों का अर्थ है वो आप जान गए होंगे कि भाई शोधनीय कौन से होते हैं जिनका एक निश्चित समय बाद शोधन किया जा सकता है, जबकि अशोधनीय वो होते हैं जिसका कंपनी के समापन पर शोधन किया जाता है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में इस प्रकार के अंश वो जारी नहीं किए जाते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट आता है इसका समतांश, यानी एक तो हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा हो गया आपके इक्विटी शेयर। एक हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर, दूसरा हो गया आपका इक्विटी शेयर, है ना, इक्विटी शेयर। इसमें क्या होता है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समतांश कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। जो आपके इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं। और आपको ही पता, जो भाई कंपनी का मालिक होता है तो उसको तो सारा चीज है या लाभ है, लाभांश वो सबसे लास्ट में मिलता है, इसलिए इनको स्वामी माना जाता है। इनकी पूंजी कंपनी के समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंश पूंजी का भुगतान करने के पश्चात लौटाई जाती है। अगर इससे पहले तो लौटाई नहीं जाती है, लेकिन बाय द वे कंपनी का समापन हो जाता है ना, कंपनी का समापन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में समता अंशों की राशि है वो पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पहले लौटाई जाएगी। ठीक है। यह बात अपने को ध्यान में रखना है। हो गई यहां तक बात क्लियर। ये होगी बात है समता अंशों से रिलेटेड। बस समता अंशों में इतना ही अंतर। अब एक पॉइंट बनता है, इनका अंतर देख लेते हैं छोटी सी बात में। अब आपके मन में ये होगा कि गुरुजी इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, आप अंतर क्यों बता रहे हो, लेकिन अंतर आपको रटना नहीं है ना। जो अभी तक आपने इस चैप्टर में पढ़ी है, आज के सेशन में जो बातें पढ़ी है उनका सारांश आ जाएगा, है ना। देखो अपन बात करें समतांश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर। यह समतांश है, यह पूर्वाधिकार। अब देखो लाभांश की दर, समतांशों पर लाभांश की दर पहले से निर्धारित नहीं होती है ना। समतांशों पर जो लाभांश की दर है वो संचालक मंडल होते हैं वो निर्धारित करते हैं, है ना। क्या करते हैं, संचालक मंडल। लेकिन पूर्वाधिकार अंशों में ये पूर्व निर्धारित होती है और निश्चित होती है ना। एक बात हो गई, है ना। लाभांश की दर, इसमें समतांशों में लाभांश की दर संचालक मंडल द्वारा निश्चित की जाती है और उसके अनुमोदन वो सदस्य करते हैं, लेकिन पूर्वाधिकार अंशों में पहले से निर्धारित होती है और निश्चित होती है। दूसरा, लाभांश प्राप्ति का अधिकार, समतांशों को लाभांश है वो पूर्वाधिकार अंशों के बाद मिलेगा। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के पश्चात इन्हें लाभांश दिया जाता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशों से पूर्व लाभांश दिया जाता है। ठीक है। बकाया लाभांश, समतांशों का जो बकाया लाभांश है वो इसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं होता। यानी यदि किसी वर्ष लाभांश घोषित नहीं किया है
तो आगे के वर्षों में उस वर्ष का लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा, अर्थात बकाया का लाभांश भुगतान नहीं होता। लेकिन इसमें संचयी पूर्वाधिकारांशों पर अगर लाभांश बकाया है तो उसका भुगतान किया जाता है ना। परिवर्तनीयता, समतांशों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, ये अपरिवर्तनीय होते हैं, जबकि पूर्वाधिकारांशों को आप समतांशों में परिवर्तित कर सकते हो। समझे मेरी बात कि भाई समतांशों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो, ये अपरिवर्तनीय होते हैं, जबकि पूर्वाधिकारांशों को आप समतांशों में परिवर्तित कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है शोधन। ये कंपनी के जीवन काल में शोधनीय नहीं है ना, कंपनी इनकी पुनर्खरीद कर सकती है। समतांश है ना, समतांश है वो कंपनी के जीवन काल में शोधनीय नहीं है, इनकी पुनर्खरीद की जा सकती है, जबकि पूर्वाधिकारांश है कंपनी के जीवन काल में निश्चित अवधि के पश्चात आप शोधन कर सकते हो। ठीक है, मताधिकार, वोट डालने का अधिकार, समतांशधारियों को हर परिस्थिति में मताधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन पूर्वाधिकारियों को किसी प्रकार का मताधिकार नहीं होता, किसी प्रकार का वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, पूंजी, समापन पर पूंजी की वापसी पूर्वाधिकारांश पूंजी की वापसी के पश्चात होती है ना। समापन पर जो आपकी समतांशों की पूंजी वापसी है वो पूर्वाधिकारांशों के बाद होती है, जबकि पूर्वाधिकारांशों पर समापन पर पूर्वाधिकारांश पूंजी की वापसी समतांश पूंजी से पहले होती है, यानी समतांशों से पहले इनको अधिकार होता है। सारा का सारा अधिकार किसके पास होता है? पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास होता है, समता अंशधारियों के पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ है वो वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है साथियों, समझे मेरी बात? तो ये एक और शानदार और छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया है, निश्चित रूप से आज का सेशन भी आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, और अगर ऐसा लगता है तो आप अपने इस परिवार के सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो को, और साथ में जो क्लास आपको पसंद आती है उसको लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर वॉइस सही नहीं आ रही है या अन्य की कोई आपको एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी है, सिलेबस रिलेटेड कोई क्वेरी है, और कोई आपकी एग्जाम से संबंधित कोई समस्या है, वो जरूर आप शेयर करें, उसका अपन यथाशीघ्र समाधान करने का प्रयास करेंगे, है ना। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है, वो आपके प्रति एकदम समर्पित भाव से बढ़िया तरीके से आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाना है, ताकि आप घर बैठे बढ़िया तैयारी करें और बढ़िया नंबरों के साथ आपका सिलेक्शन हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।